जय हिंद। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी ने भारत को ईमानदार और सच्चे नेता दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने अपनी ही पार्टी के सच्चे और देशभक्त नेताओं का खून कर दिया और अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्र से सर्वोपरि माना। जैसे जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के भी साथ रहे और भारत को आजाद कराने की जबरदस्त एक्टिंग भी करते रहे। नेहरू ने भारत का प्रधानमंत्री बनने की चाह में अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के दो टुकड़े भी कर दिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन को भारत की जमीन देकर उसे विस्तारवाद की लत लगा दी। भारत को अखंड राष्ट्र बनाने में अपनी ही पार्टी के लोकप्रिय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ नहीं दिया और दुनिया का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर को जहन्नुम बना दिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राजनीतिक जीवन की इसलिए हत्या कर दी कि वे नेहरू के मना करने के बावजूद सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में चले गए थे। नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो सत्ता के लालच में लाल बहादुर शास्त्री की हत्या ही नहीं करवाई, बल्कि इंडियन आर्मी ने बलिदान देकर पाकिस्तान के खिलाफ जो जमीन जीती थी उसे भी वापस कर दिया। इसी तरह बांग्लादेश को आजाद कराने में फिर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को पटखनी दी और उसके 95,000 सिपाहियों को वापस कर एक बार फिर कोड़ में खाज कायम रखा। 1965 के बाद 1971 में फिर पाकिस्तान को जीतकर जिंदा छोड़ दिया। अगर पाक का किस्सा वहीं खत्म हो जाता तो आज हम आतंकवाद का दंश ना झेल रहे होते। सत्ता का नशा इंदिरा गांधी पर इस कदर सवार था कि सत्ता के लिए इंदिरा ने देश में इमरजेंसी तक लगा दी। सत्ता के लालच का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। अगर हमारा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे वरिष्ठ देशभक्त कांग्रेसी नेताओं के हाथ में होता तो हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ चीन हमें आंख दिखाने की हिम्मत ना कर रहा होता। 72 सालों की धीमी प्रगति ने हमें इतना कमजोर बना दिया कि चीन तो हमसे आगे निकल ही गया, साथ ही हम कमजोर पड़ोसियों से भी सौहार्दपूर्ण रिश्ते कायम नहीं कर पाए। इतने वर्षों तक सिर्फ एक परिवार कांग्रेस पार्टी की गुडविल पर राज करता रहा और हम बेवकूफों की तरह सपोर्ट करते रहे और अपना भविष्य अंधकार के हवाले करते रहे। दशकों तक राज करते करते इस परिवार के लोग देश को अपनी फैक्ट्री और जनता को अपना बंधुआ मजदूर समझते रहे। अंग्रेजों से दोस्ती में ये लोग फूट डालो राज करो की राजनीति से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। अब सालों बाद देश को फिर एक ईमानदार और हिम्मत वाला प्रधानमंत्री मिला है जो एक खानदान की गलतियों को सुधार रहा है, तो परिवार सदमे में आकर गलतियों पर गलतियां किए जा रहा है और इस परिवार के परमानेंट चमचे इनका उत्साहवर्धन किए जा रहे हैं। इन खानदानी चमचों को अभी तक ये नहीं पता कि असली कांग्रेस तो कब की खत्म हो चुकी है। देश में जातिवाद और धार्मिक उन्माद का जहर फैलाकर वर्तमान में इसी खानदान के पप्पू नाम से विख्यात राहुल गांधी भी उसी सत्ता लोलुपता का परिचय दे रहे हैं जो उन्हें विरासत में मिली है। वे देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि भारतीय सेना की शहादत और वीरता का प्रमाण मांगते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने शाम 4 बजे दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कोरोना काल में बेरोजगार हो चुके गरीबों को साल के अंत तक मुफ्त अनाज की घोषणा की, तो राहुल गांधी ने फिर मूर्खता का परिचय देते हुए ट्वीट किया कि मोदी ने चीन का नाम तक नहीं लिया। क्या पीएम चीन से डरते हैं? और दूसरे ही दिन देश का प्रधानमंत्री चीन बॉर्डर लेह पहुंचकर चीन, पाकिस्तान और विपक्ष को एक साथ जवाब दिया है और दुश्मन को ललकार दिया है। इसी चीन को राहुल के डरपोक नाना अक्साई चीन ये कहकर सौंप दिया था कि ये तो बंजर जमीन है, हमारे किस काम की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और इंडियन आर्मी के जोश के आगे चीन समेत पाकिस्तान भी सख्ते में है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी है। पक्ष में नहीं है तो सिर्फ गांधी परिवार और इनके तलवे चाटने वाले चमचे। मैं इन्हें चमचा इसलिए कह रहा हूँ कि इन्हें राष्ट्र से अधिक बढ़ते हुए पेट्रोल की चिंता है। बावजूद इसके जून में रिकॉर्ड 4 व्हीलर की बिक्री हुई है।
इन बेवकूफ़ों को यह नजर नहीं आ रहा है कि इतनी व्यापक वैश्विक मंदी होने के बावजूद देश में खाद्यान्न महंगे नहीं हुए, उल्टा ज्यादातर लोगों को अनाज मुफ्त मिल रहा है। साथ ही साथ देश की रक्षक सेनाओं को भी अत्याधुनिक किया जा रहा है। कई चमचों को तो ये भी कहते हुए सुना कि यह कोरोना मोदी जी की ही देन है। दोस्तों, पेट्रोल और शराब तो महंगे होने ही चाहिए, जिससे लोग गाड़ियां सिर्फ इमरजेंसी में ही चलाएं, ताकि पर्यावरण दूषित ना हो और लोग स्वस्थ रहें। वैसे भी 2030 तक ज्यादातर देश पेट्रोल मुक्त होने का प्लान बना चुके हैं। फिर पेट्रोल का विकल्प तो इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में आ ही चुका है। वैसे भी यह वक्त इन सब बातों को सोचने का नहीं है। इस वक्त एकजुट होकर घर में घुसे दुश्मन से निपटना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले दोनों दुश्मनों का हमला हो चुका है। इन सब से ज्यादा खतरा हमें आस्तीन में छुपे सांपों से है, जो दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हैं और बाद में उनकी बहन बेटियों की जब इज्जत दुश्मनों के हाथ में होगी तब ये क्या करेंगे। अभी भी वक्त है, होश में आ जाएं तो ठीक, नहीं तो अल्लाह अल्लाह करने से भी जान नहीं बचेगी। घर में छिपे ये देशद्रोही नादानी में जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। ये देश हम सब का है, हम इसके बुलबुले हैं और ये हमारा गुलिस्तान है। इसे समझकर ईर्ष्या और द्वेष का भाव त्याग कर देश की रक्षा में एकजुट हो जाए, क्योंकि ये देश रहेगा तो हम रहेंगे। जय हिंद।